डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर हेयर। एक बार फिर से हम लोग उसी पार्ट को फिर से पढ़ेंगे। फिर से पढ़ने का मतलब क्या? पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोग दूसरा पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पूरे एनर्जी के साथ इसे देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट, A Triumph of Surgery, written by जेम्स हैरियट। हैरियट साहब ने पिछले पार्ट में कहा था मिसेस पेम्फ्रे को कि अगर आप इसके मीठे चॉकलेट्स और सप्लीमेंट्स को कम नहीं करेंगी तो आपका यह कुत्ता ट्रिकी बहुत गंभीर रूप से बीमार होने वाला है। राइट? उसके बाद का घटना हम लोग देखते हैं होता क्या है। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. मिस्टर हैरियट उनको समझाते हैं और कहते हैं, मैडम आपको अपना दिल थोड़ा कठोर करना पड़ेगा, आपको कठोर बनना पड़ेगा और कठोर बनकर आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, एक संतुलित आहार देना होगा ट्रिकी को। मिसेस पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स। मिसेस पेम्फ्रे अपने हाथ को क्या करती है? दबा के बोलती है क्या? ओ I will, Mrs. Harriet, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. सो डियर स्टूडेंट्स, ज़रा इस लाइन को बीच में कहीं पे कुछ फुल स्टॉप नहीं था, इसलिए मैंने रेगुलरली इसको पढ़ना सही समझा। ज़रा समझिए क्या बोलना चाहती है मिसेस पेम्फ्रे। राइट? मिसेस पेम्फ्रे अपने हाथ को कस के दबा के वो कहती है, हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा, बहुत बहुत कठिनाई होगी ऐसा करने में। राइट? क्यों भाई? इसीलिए वो बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि वो काम उससे हो नहीं पाएगा, क्योंकि उस ट्रिकी को अपने बच्चे की तरह वो पाल रही है। ठीक है? तो कोई बच्चा को खाना नहीं देगा, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ देखो, माँ और पुत्र का जो प्रेम है ना, यहाँ पे दिखता है। ठीक है? वो कुत्ता है बट है तो जीव ना, है तो वो भी प्राणी, तो उस प्राणी से मिसेस पेम्फ्रे को बहुत लगाव है। ठीक उसी तरह से एक माँ और पुत्र के बीच में जिस तरह का प्यार होता है, उसी तरह का एक प्यार यहाँ पे ट्रिकी और मिसेस पेम्फ्रे के बीच में है। तो मिस्टर हैरियट ने उनको सलाह दिया कि मैडम आपको इसके सप्लीमेंट में कमी करना होगा, इसे खाना नहीं देना होगा, आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करानी होगी। अब इस पर क्या होता है, मिसेस पेम्फ्रे जो है थोड़ा दयालु भाव से वो कहती है कि बड़ा ये कठिनाई वाला काम है मिस्टर हैरियट, ये बहुत टफ काम है। राइट? और वो फिर इस बात को कहते हुए अपने सर को झुका लेती है नीचे, मानो जैसे कि अब ये एक तरह का स्ट्रिक्ट सजेशन था मिस्टर हैरियट का, जिसे मिसेस पेम्फ्रे को पालन करना था। राइट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and raincoat for the wet days. वो देख सकते हैं, मिस्टर हैरियट देख सकते हैं कि वो जो ट्रिकी है, वो ट्रिकी जिस कोट को पहना हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है लिटिल ट्वीड कोट। ओके? और इससे पहले मैं बता दूं कि वो ये भी देख रहे हैं कि उसका जो शरीर है ना, वो बड़ा होता जा रहा है, भारी भरकम होता जा रहा है, मतलब शरीर की स्थिति बहुत बुरी होती जा रही है, परेशानी बढ़ता जा रहा है। ये इस दृश्य को देख रहे हैं और उसके ऊपर शरीर इतना बड़ा है, उसके ऊपर एक ट्वीड कोट वो पहना हुआ है। तो एक्चुअल में मिसेस पेम्फ्रे जो है थोड़ा धनवान घर की औरत है, वो काफ़ी पैसे वाली है, तो वो अपने ट्रिकी पे खूब खर्च करती है,
खूब पैसे उस पर खर्च करती है उसके रख रखाव में। तो उसके लिए वो ट्वीट कोट, और केवल ट्वीट कोट ही नहीं, वैसे ट्वीट कोट न जाने कितने उसके कपड़े वाले अलमारी में रखा हुआ है, राइट, जिसे वो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार उसे पहनाया करती थी और वो पहनता था। कौन? ट्रिकी। ट्रिकी को ठंडे के वेदर के लिए ठंडा कपड़ा, मोटा कपड़ा, और गर्मी के वेदर के लिए थोड़ा हल्का फुल्का कपड़ा जो है उसके लिए वार्डरोब में तैयार रहता था, राइट, जिसे वो मिसेस पेम्फ्रे अवेलेबल कराती थी समय के अनुसार, मौसम के अनुसार। नाउ सी ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। पता है वो बेचारा ट्विकी मतलब झुका जा रहा था, उसका चेहरा इतना बड़ा हो गया था, इतना फैल गया था कि वो मतलब उस वेट को संभाल नहीं पा रहा था, कांप रहा था अपने जगह पे, मतलब खड़ा होने में भी वो सक्षम नहीं था। बहुत परेशानियों से वो खड़ा हो रहा था, बहुत कठिनाई से खड़ा हो रहा था वो, राइट। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे। तभी मिस्टर हैरियट कहते हैं, उन्हें लगता है कि अब ये समय आ गया है कि मिसेस पेम्फ्रे एक दिन जरूर कॉल करेंगी। किस बात को लेकर? शरीर की चिंता को लेकर। किसकी शरीर की चिंता को लेकर? ट्रिकी की शरीर की चिंता को लेकर के, ट्रिकी के स्वास्थ्य के को लेकर के मिसेस पेम्फ्रे एक दिन कॉल जरूर करेंगी, ऐसा मिस्टर जेम्स हैरियट को एहसास होता है, राइट। फिर क्या होता है? द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। वही हुआ, वही जो बात अभी कुछ देर पहले अगले पैराग्राफ में, पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा, सेम वही बात। मिस्टर हैरियट को लग रहा था कि जल्द ही मिसेस पेम्फ्रे कॉल करेगी उसको, राइट, और वो कॉल आ गया। क्या है वो कॉल? मिसेस पेम्फ्रे वाज डिस्टॉल्ट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग। मिसेस पेम्फ्रे जो है दुखी है, परेशान है, व्याकुल है। वो कहती है कि देखिए ट्रिकी अब खाना पीना बंद कर दिया है, कुछ भी नहीं खा रहा है वो। क्या हुआ? रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। वो अपने मन पसंद, है ना, खाना भी उसने छोड़ दिया है, मतलब भोजन करना, उसका जो फेवरेट डिशेस था वो छोड़ दिया है उसको खाना। फिर क्या था? एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और साथ ही साथ अब वो वॉमिटिंग करने लगा है, समय समय के साथ लगातार वॉमिटिंग करता जा रहा है। He spent all his time lying on a rug panting. वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, हर समय वो कालीन पर लेटा हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है, राइट, ऐसा ही उसका समय बीत रहा है। Don't want to go for walks, did not want to do anything, और ये भी बता रही है कि वो मतलब एक्सरसाइज के लिए बाहर नहीं जा रही है और उसे कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है, मतलब वो अधमरा कालीन पे पड़ा हुआ रह रहा है। मतलब अब ट्रिकी के शरीर में एनर्जी बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं है। ट्रिकी ऐसा मानो जैसा महसूस हो रहा है कि अब उसका मृत्यु करीब आ गया हो, मरने को है, ऐसा महसूस हो रहा है। और इस स्थिति को देखकर मिसेस पेम्फ्रे चिंतित है और वो कॉल लगाती है, वो बात करती है मिस्टर जेम्स हैरियट से वो बात करती है और सारी बातें वो बताती है और कहती हैं कि देखिए सर, कुछ करिए। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। और इधर मिस्टर हैरियट पहले से ही इन्होंने अपना प्लान बना रखा था एडवांस में कि क्या क्या करना है। फिर क्या होता है? द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। बस मिस्टर हैरियट मिसेस पेम्फ्रे को समझाते हैं और कहते हैं कि मैडम, एक ही मात्र तरीका है अपने इस ट्रिकी को बचाने का, और वो ये तरीका है कि इसे कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाया जाए। फिर क्या था? आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मिस्टर हैरियट ने मिसेस पेम्फ्रे को सलाह दिया और कहा कि उसे कम से कम 15 दिन या 14 दिन तक बाहर किसी हॉस्पिटलाइज में या किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, जहां पर उसका देखभाल अच्छी तरह से हो सके। ऐसा मिस्टर हैरियट ने मिसेस पेम्फ्रे को समझाया और सलाह दिया। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन। ऐसी बात सुनते ही करीब वो जो बेचारी मिसेस पेम्फ्रे हैं वो बेहोश होने के कगार पे चली जाती है।
कैसे, क्यों जाती है? देखो ऐसा इसलिए बोल दे, यहाँ पे लिखा हुआ है, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसलिए कह रही है कि यदि उसके नज़रों के सामने से, मिसेस पेम्फ्रे के नज़रों के सामने से अगर ट्रिकी दूर हो जाती है या दूर हो जाता है, सॉरी, तो ट्रिकी एक पल भी, एक समय भी या एक मिनट भी मतलब रह नहीं सकता बिना मिसेस पेम्फ्रे के। ट्रिकी एक मिनट भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसको देखे बिना उसका समय बीतेगा नहीं। इतना प्यार है, इतना मतलब स्नेह है ट्रिकी को अपने मालकिन मिसेस पेम्फ्रे में और पेम्फ्रे को ट्रिकी के अंदर। सो ये एक प्रकार का प्रेम है, एक प्रकार का स्नेह है जो पिता पुत्र में और माता और पुत्र में देखने को मिलता है। सेम वही फीलिंग यहाँ पे भी है। क्या होता है फिर? बट आई टूक अ फॉर्म लाइन। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि नहीं मैडम, आपको ऐसा कहने से नहीं चलेगा। अगर आप सच में ट्रिकी को बचाना चाहती हैं तो आपको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा और यहाँ पे इनको भी कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब मिस्टर हैरियट कठोर डिसीजन लेते हैं, दैट मीन्स a very strict decision he is going to take. What? Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pampre's wailings. पता है मिस्टर हैरियट उनको कहते हैं कि मैडम ऐसा करने से नहीं चलेगा, आप रोइएगा या आप थोड़ा सा स्नेह दिखाइएगा या थोड़ा सा हल्का होइएगा, नरम पड़िएगा तो नहीं चलेगा। अगर आपको ट्रिकी को बचाना होगा या बचाना चाहती हैं तो आपको मेरा डिसीजन मानना पड़ेगा, आपको मेरा सलाह मानना पड़ेगा। वो सलाह ये है कि ट्रिकी अभी बहुत बीमार है और इसको अभी किसी भी तरह से, है ना, बढ़िया यही होगा कि इसको बिना देर किए हुए हॉस्पिटलाइज किया जाए। ठीक है, और वैसा ही होता है। मिस्टर हैरियट बिना देर किए हुए ट्रिकी को लेकर निकल जाते हैं और उस समय जब वो लेकर निकलते हैं तो मिसेस पेम्फ्रे रोने लगती है ना, सी क्राइज, वहाँ रोती है वो। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट। फिर क्या था, मिस्टर हैरियट उस छोटे से कुत्ते को ब्लैंकेट मतलब कंबल में लपेट करके वहाँ से भागते हैं लेकर के। ठीक है, कहाँ? हॉस्पिटल के लिए, अपने हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए, वहाँ ले जाने के लिए जहाँ वहाँ उसका बढ़िया से ट्रीटमेंट हो। इसलिए वहाँ वो लेकर भागना शुरू होता है कि उसी वक्त मिसेस पेम्फ्रे उन्हें देख करके रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, बिलखने लगती है ना। ठीक उसी तरह से जब किसी माँ से उसके पुत्र को छीन लिया जाता है तो माँ रोने लगती है। ठीक वैसा ही फीलिंग यहाँ पे बच्चों समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है और इसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा मैं जल्द ही जल्द अपलोड करूंगा। आप लोग उसे देखिएगा और सीखिएगा, समझिएगा और एग्जाम में अच्छे तरह से लिखिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं मेरे इस चैनल को देखने के लिए, मेरे इस पार्ट को देखने के लिए। खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए और इसमें सीखिए, पढ़िए और समझिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।